हाय बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सीड के बारे में। फाइनली हम सीड पे आ चुके हैं। जो हम बनाना चाह रहे थे, जो हम बच्चा बनाना चाह रहे थे, वो बन गया है। तो हम एम्ब्रियो पढ़ चुके हैं, एंडोस्पर्म पढ़ चुके हैं। अब हमें सीड के बारे में पढ़ना है, जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे, सीड के बारे में पढ़ना है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। माइक्रोपाइल, वो सब वर्ड्स पुराने वाले आएंगे, तो अगर आपको पुराना वाला क्लियर नहीं है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, इसलिए पुराना वाला पढ़ के आना, ठीक है। डायरेक्ट इस टॉपिक में बताइए। और ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं कि सीड क्या है। ठीक है, तो सीड, ये जो सीड है, आप मूंगफली खाते हो, ठीक है, इसको हम एग्जांपल लेते हुए चलेंगे, जैसे हम कल बात कर रहे थे। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं सीड क्या है। सीड क्या है? सीड बीज है ना, सीड बीज, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले ये सारी आपकी बुक से सीधी की सीधी लाइन लिखिए, हम वैसे ही पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले क्या है? अ सीड इज द मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सबसे पहले सीड क्या है? एक मैच्योर है, एक मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। सिर्फ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल नहीं है, वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो मैच्योर हो चुका है। समझ रहे हो? ओव्यूल याद है आपको? ओव्यूल ऐसा कुछ हुआ करता था, इसलिए मैंने वो छोटा सा गंदा सा बना दिया है, ठीक है। तो उसमें फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, वो सब चीजें बन गई और आपका एम्ब्रियो बन गया जब वो मैच्योर हो गया। तो सीड क्या है? सीड इज द मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल एंड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो सीड है, ठीक है। इसी का इंतजार था, ये घड़ी आ चुकी है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। फाइनली अब सीड बन रहा है अपना। तो इसमें क्या क्या होता है सीड में? इट इज फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट। सबसे पहले वो एक बात बता रहे हैं, ये तो डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अगर आपको कहीं बोर्ड वोर्ड में लिखना हो तो ये डेफिनेशन होगी, ठीक है। अब उसके बारे में बता रहे हैं कि इट इज फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट। फ्रूट के अंदर होता है, ठीक है। फ्रूट अलग अलग टाइप के होते हैं। एक जैसे मैंगो आप खाते हो, अभी हम फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे। मैंगो आप खाते हो, उसमें वो पल्प होता है, फिर अंदर सीड मिलता है, तो फ्रूट के अंदर। अब जैसे ये जो मूंगफली है, तो आप पहले वो तोड़ते हो, उसका धच, वो जो छिलका टाइप का, वो फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर आपको ये मिलता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं इट इज फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट एंड मेनली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट। इसमें क्या क्या होता है? सीड कोट होता है। तो देखो, जैसे ये मूंगफली का दाना है, तो इसके अराउंड ये जो भी लेयर है, ठीक है, ये कौन सा कलर है मुझे नहीं पता, कलर नहीं पता है, लेकिन यही सीड कोट है, ठीक है। अगर इस सीड कोट को मैं अलग कर दूंगा, जैसे कि हमने कल किया था, आपको याद है? इस सीड कोट अलग क्यों नहीं हो रही है? अलग हो, हाँ हो गई। तो अगर हम सीड कोट को अलग कर देंगे बच्चों, तो इसके अंदर आपको मिलेगा ये वाइट क्या, ये जो वाइट दो दिख रहे होते हैं, दो, तो वो क्या है? दो कॉटिलेडन्स है आपको कल याद है, ठीक है। सीड कोट, कॉटिलेडन्स एंड एम्ब्रियो एक्सिस। तो बीच में यहाँ पे एक एम्ब्रियो एक्सिस होगा, यहाँ पे मैंने बना दिया दो कॉटिलेडन्स, एम्ब्रियो एक्सिस। बीच में एक अच्छी खासी लाइन दिख रही होती है आपको एम्ब्रियो एक्सिस की, कॉटिलेडन्स के बीच में। और आपका छोटा सा एम्ब्रियो भी होता है ना, जो हमने कल देखा था। कल, अरे यार चलो भाड़ में जाने दो, तुम समझ गए ना मेन बात है। हाँ देखो, हम क्या कह रहे हैं? इट इज फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट मेनली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट होगी, उसमें कॉटिलेडन्स होंगे दो और एम्ब्रियो एक्सिस होगा बीच में, ठीक है। ये इसे पढ़ते हुए चलेंगे, भाड़ में जाए वो सीड भी, ठीक है। दो कॉटिलेडन्स होंगे और बीच में होगा आपका एम्ब्रियो एक्सिस, ठीक है। अब द कॉटिलेडन्स के बारे में वो कह रहे हैं कि कॉटिलेडन्स क्या होते हैं? द कॉटिलेडन्स ऑफ द एम्ब्रियो आर जनरली थिक एंड स्वॉलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। उसमें क्या है? उनके अंदर क्या है? खाना है। किसके लिए? एम्ब्रियो के लिए, फूड मटेरियल। ये फूड कहाँ से आया है? ये एंडोस्पर्म खा के वो लोग मोटे हुए हैं। जो कॉटिलेडन्स है उनमें फूड स्टोरेज है, ठीक है, इसी की वजह से वो मोटे हो गए, तो बड़े बड़े हो जाते हैं। तो मूंगफली में मैंने क्या खाया अभी? कॉटिलेडन खाया, याद है आपको? अच्छा, एक चीज़ आप याद रखेंगे, ये डाइकोट की बात हो रही है। जब मोनोकोटिलेडन्स होते हैं तो उसमें क्या, मोनोकोट वाले में क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा एंडोस्पर्म भी बचता है और वो ट्रांसफर करता रहता है, ठीक है। पूरा फूड खा के नहीं बैठ जाता है वो। ये वाला जो सेंटेंस है वो प्रॉपरली डाइकोट पे अप्लाई हो रहा है। फिर अब वो कह रहे हैं कि इंटेग्यूमेंट्स, जो आपको इंटेग्यूमेंट्स याद है? ओव्यूल जो था आपका, यहाँ पे तो अपना जो भी बना है जाइगोट वाइगोट एंडोस्पर्म बन रहा था, ये इंटेग्यूमेंट्स थे, आउटर इनर इंटेग्यूमेंट्स। तो जो ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट्स थे वो हार्ड होकर एक प्रोटेक्टिव सीड कोट बना लेते हैं। जो मूंगफली के ऊपर जो आपकी कोट दिख रही थी, अभी हमने बात करी, वो सीड कोट बना लेते हैं। यहाँ तक भी बिल्कुल सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है। इंटेग्यूमेंट से बन रही है, सीड कोट बन रही है, ठीक है। बीच में यहाँ पे जो भी कांड वांड हुआ है तो कॉटिलेडन्स बन रहे हैं, वो सब बन रहा है एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है। अब ये वाला जो एरिया था, आपको याद है कि ये माइक्रोपाइल वाला एरिया था, ये वाला एरिया जो खुला हुआ था माइक्रोपाइल, तो ये सीड में भी होता है, एक छोटा सा छेद रह जाता है। जो माइक्रोपाइल रिमेन्स एज ए स्मॉल पोर, एक छोटा सा छिद्दू यहाँ पे रहता है, जो पहले था जैसा कहता था, जहाँ से अच्छा, ये जो छेद है ये कहाँ पे दिख रहा है? सीड कोट में। आपकी जो सीड कोट थी उसमें से वहाँ पे छेद दिख रहा होता है। तो द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज ए स्मॉल पोर इन द सीड कोट। दिस फैसिलिटीज एंट्री ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ से ऑक्सीजन अंदर जा सकती है और वाटर अंदर जा सकता है, और ये चीज़ें हेल्प करेंगी सीड जर्मिनेशन में, कि ये सब अंदर जाएगा और वहाँ से फिर रेडिकल बाहर निकल आएगा। रेडिकल याद है हमने कहा था कि माइक्रोपाइल की तरफ रहेगा, तो रेडिकल वहाँ से बाहर आ जाएगा। ये सारी बातें कहीं ना कहीं कल की बातें हैं, जो हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि हम थोड़ी सी मैच्योर सीड की बात कर लेते हैं। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना, कि सीड कोट इन सब चीज़ें बहुत सिंपल था। अब हम बात करते हैं कि मैच्योर सीड जो है वो कैसा होता है। वो कह रहे हैं कि मैच्योर सीड में इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस। जब सीड थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है तो उसमें ना वाटर कंटेंट जो है ना वो कम हो जाता है। वाटर कंटेंट क्यों कम हो जाता है? देखो, अब जैसे मैं बहुत सारा पानी पी रहा हूँ, लगातार यहाँ वहाँ भाग रहा हूँ, खाना वाना खा, तो मेरा मेटाबॉलिज्म चलता रहेगा, मैं बहुत सांस लूँगा, रेस्पिरेशन होगा, ये सब चीज़ें होंगी। उसकी वजह से फालतू में ना हमारा खाना खर्च होता रहता है, ठीक है। तो सीड क्या कर लेता है? अपने आप को शांत कर लेता है,
ठीक है, अपने वाटर कंटेंट को कम कर लेता है, वो शांत कर लेता है। अब आप सीड के वैसे इमेजिन करो बच्चों कि जैसे मान लीजिए अगर मैं पानी पी रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ और हमारी बॉडी चल रही है, ठीक है। सीड को पता है कि मुझे बच्चा पैदा करना है और मेरे पास छुटकू थोड़ा सा खाना है मेरे पास, है ना, कोटिलेडन्स के फॉर्म में या बचे हुए एंडोस्पर्म के फॉर्म में, और मेरे पास छोटा सा बेबी प्लांट है, उनका वो छोटा सा बेबी प्लांट है। आप इमेजिन करो कि हम बच्चे हैं और उनका वो छोटा सा बच्चा है, ठीक है। अब उसने अपने आप से पानी वानी कम कर दिया है और जो भी कोटिलेडन्स में वो खाना लेके बैठा है उनका बच्चा, और वो सालों तक पड़ा रह सकता है। मतलब सोचो कि उसमें सालों तक कॉन्शियसनेस है, उसको पता है कि मुझे बड़ा होना है, 10,000 साल तक, 2,000 साल तक अलग अलग टाइप के सीड इनके हमारे पड़ेंगे। मतलब वो इतने सालों तक पड़े हैं, उनमें वो जान है, वो कॉन्शियसनेस है कि मुझे बड़ा होना है, लेकिन इतने समय तक वो आराम से पड़े रह सकते हैं अपने वाटर कंटेंट को रिड्यूस करके और अपने आप को डोरमेंट स्टेज में डाल के। तो मैच्योर सीड कैसा होता है, जब मैच्योर हो जाता है कि इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड एंड सीड्स बिकम रिलेटिवली ड्राई। जो सीड्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, वाटर कंटेंट कम हो जाता है। अब कितना वाटर कम हो जाता है, देखिए 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास। मतलब मान लीजिए कोई सीड 100 ग्राम का है, ठीक है, तो उसमें से सिर्फ 10-15% पानी होगा, बाकी वो अपना खाना पीना बचा के रखेगा, अपने बच्चे को बचा के रखेगा, ठीक है। अपने पानी को 10 से 15% कम कर देता है उसके वजन के, ठीक है। तो 10 to 15%, ये लाइन सीधा सीधा नीट में आ सकती है, क्वेश्चन में आ सकती है, ठीक है। तो मैच्योर सीड कैसा रहेगा, उसमें वाटर कंटेंट कम रहेगा, वो थोड़ा सा ज्यादा ड्राई रहेगा। कितना वाटर रहेगा, अप्रॉक्स 10 to 15% मॉइस्चर उसमें रहेगा, ठीक है। क्यों अपने आप को कर रहा है, अब देखिए बच्चों, सीड मैच्योर हो गया है और उसने अपने आप का वाटर कम कर दिया है। अब दो चीज हो सकती हैं, या तो आपने वो सीड को उठा के ऑलरेडी मॉइस्चर में डाल दिया, या वो मॉइस्चर में गिर गया है, या मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि आप पेड़ उगाना चाह रहे हो, ऐसी जगह पे पहुंच गया जहां पे उसको हवा पानी सब कुछ अच्छी चीजें मिल रही हैं, ठीक है। या दूसरा हो सकता है कि मैं एक किसान हूं और मैंने उसको बोरे में बंद करके रख दिया है। दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि द एम्ब्रियो मे एंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डोरमेंसी, ठीक है। तो अगर आपने सीड को बोरे में बंद करके रख दिया है, वहां पे लाइट नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वो सब चीज फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो वो कौन से स्टेज में चला जाएगा, डोरमेंसी के स्टेज में चला जाएगा। डोरमेंसी क्या रहेगी, इनएक्टिव, एक मतलब परमानेंट नहीं रहेगी, इम्परमानेंट इनएक्टिव स्टेज रहेगी, जहां पे बस वो सीड पड़ा रहेगा और वो वेट करेगा कि कब मुझे मेरे मन की कंडीशन मिलेगी और मैं अपने आप को बड़ा कर लूंगा, ठीक है। और वो डोरमेंसी के स्टेज में बहुत समय तक पड़ा हो सकता है। यही मैं आपको कह रहा था, सोचने वाली बात है। तो कितना ध्यान रख रहे हैं पेड़ के बच्चे अपना, ठीक है। अब या फिर दूसरी कंडीशन क्या होगी, और अगर तुरंत उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएंगी, और अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएंगी, और जैसे फेवरेबल कंडीशन में अपनी बुक में क्या लिखा है कि उसको मॉइस्चर मिल जाएगा, इनफ ऑक्सीजन मिल जाएगी, सूटेबल टेम्परेचर मिल जाएगा, सनलाइट मिल जाएगा, तो वो जर्मिनेट हो जाएगा, वो पेड़ बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सिंपल लाइन है, सिर्फ समझने वाली बातें, कुछ नहीं है इसमें। और एक लास्ट लाइन है जो हमें अभी याद रखना है इस पर्टिकुलर स्लाइड में स्लाइड में, द नंबर ऑफ सीड विल ऑलवेज बी इक्वल टू द नंबर ऑफ ओव्यूल। ये तो आपको पता है, ठीक है, कि जितने ओव्यूल थे किसी भी फ्रूट में उतने ही सीड रहेंगे, जितने ओव्यूल थे उतने ही सीड रहेंगे, या फिर सीड जो है वो ओव्यूल के नंबर से कम रहेंगे, ठीक है। मतलब अगर 10 ओव्यूल थे एक फ्रूट में तो 10 ही सीड रहेंगे या उससे कम रहेंगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि सारे जो ओव्यूल हैं वो आपका सीड नहीं बन पाएंगे, तो कम हो सकते हैं या उसके बराबर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो द नंबर ऑफ सीड्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू द नंबर ऑफ ओव्यूल, ठीक है। और जितने ओव्यूल उतनी सीड्स रहेंगे, उसके इक्वल रहेंगे, या ओव्यूल से जो सीड है वो कम रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ लाइन पर। अब हमें इसके आगे की और प्रॉपर्टीज पढ़ना है, लेकिन उसके पहले मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। तो अब बच्चों हमें पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ सीड, और हम ये पढ़ेंगे एंडोस्पर्म की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, अभी हमारा पैरामीटर क्या है कि एंडोस्पर्म उनमें है कि नहीं, ठीक है। तो दो टाइप के सीड होंगे कि मान लो एक सीड बन चुका है, मैच्योर हो चुका है, या तो उसमें एंडोस्पर्म बचा होगा या नहीं बचा होगा, ठीक है। अगर वो बचा होगा तो हम उसे बोल देंगे एंडोस्पर्मिक एल्ब्यूमिनस, नहीं बचा होगा तो नॉन एंडोस्पर्मिक बोल देंगे, सिंपली, है ना। तो अभी हम क्या सीड देख रहे थे, मूंगफली का, तो मूंगफली में मैं कह रहा था कि एंडोस्पर्म पूरा खर्च हो गया है, ठीक है, तो वो क्या होगा, नॉन एंडोस्पर्मिक, ठीक है। तो और मैं आपको बता चुका था कि डाइकॉट्स जनरली नॉन एंडोस्पर्मिक हुए, कल हमने बात करी, ठीक है। तो अब इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ओके, तो वो हम क्या कह रहे हैं, टाइप्स। मैच्योर सीड्स में भी सबसे पहले तो मैच्योर सीड की बात हो रही है ना, कि शुरू में सीड बना तो ही टाइप निकालने लगे। तो मैच्योर सीड कितने टाइप के हो सकते हैं बच्चों, तो उसमें लिखा है एंडोस्पर्मिक सीड या फिर एल्बुमिनस सीड। उसमें क्या है कि दे रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एज इट इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट आपको याद है, यहाँ पे आपका एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था, ठीक है, और इसी के अंदर एंडोस्पर्म था, अंदर यहाँ पे एंडोस्पर्म था। तो वो ये कह रहे हैं कि जो इनका एंडोस्पर्म वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो पाया, कंप्लीटली यूज्ड अप नहीं हो पाया, नॉट, ठीक है, नॉट, ठीक है, नॉट कंप्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है। तो वो सीड को हम क्या कह रहे हैं, एंडोस्पर्मिक सीड, एल्ब्यूमिनस सीड, क्योंकि उसमें एंडोस्पर्म बच गया है, ठीक है, नाम से आ रहा है एल्ब्यूमिनस एंडोस्पर्मिक। अब इसके एग्जांपल क्या है, तो जनरली बच्चों ऐसा होता है कि जो मोनोकॉट्स हैं उनमें एंडोस्पर्म बचा होता है, हम कल भी ये चीज़ देख रहे थे। तो जनरली मोनोकॉट्स में बचा होगा, जैसे कि आपकी वीट,
मेज या फिर बार्ले, ठीक है। लेकिन ये जो कैस्टर का ये कैस्टर ना एक्सेप्शन है, इसको आप याद रखना। कैस्टर ना एक डाइकॉट प्लांट है ना। कैस्टर जो है वो एक डाइकॉट प्लांट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि डाइकॉट होने के बाद भी इसमें आपका एंडोस्पर्म बच रहा है, ठीक है। तो कैस्टर का हो गया। फिर वो कह रहे हैं दूसरा वाला कौन सा है? दूसरा हो सकता है कि नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस, कि भाई एंडोस्पर्म पूरा एम्ब्रियो जो है वो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म खा गया, ठीक है, नहीं बचा और उसने कोटिलेडन बना लिया अपनी, जैसे कि अपना ग्राउंड नट जो भी हम खा रहे थे। दे हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म एज इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एग्जाम्पल जनरली डाइकॉट्स होंगे, आपकी चने मूंगफली जो सब आप खाते रहते हो, ठीक है। तो वही लिखा है इसमें पी ग्राउंड नट, ठीक है। अब और इसका क्या हो सकता है, हम इसका भी एक एक्सेप्शन लिख लेते हैं। यहाँ पे आप लिख रो ऑर्किड, याद रखना, ठीक है। तो ऑर्किड आपका जो है, ऑर्किड जो है वो शायद ऑर्किड जो है वो मोनोकॉट होता है, लेकिन यहाँ पे इसका हम एक एक्सेप्शन लिख लेते हैं क्योंकि उसका भी एक एक्सेप्शन दिया है बुक में, ठीक है। ओके, तो आपके ये हो गए टाइप्स। अब एक तीसरी चीज़ होती है पेरिस्पर्म। तो आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए पेरिस्पर्म को समझने के लिए, कि हमें एम्ब्रियो तो याद है, लेकिन हमने सबसे पहले जब हम ओव्यूल पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि यहाँ पे एक चीज़ होती है ना, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस होता है, फिर न्यूक्लियस का एक सेल एम्ब्रियो सेल बन जाता है, फिर वहाँ पे बच्चा ये सब बन रहा था। तो जो न्यूक्लियस है ना, वो तक कुछ सीड में रह जाता है, आप समझ रहे हो, न्यूक्लियस। तो उसका दिया है, उसको हम बोल रहे हैं पेरिस्पर्म। तो पेरिस्पर्म कह रहे हैं कि इन सम सीड्स रेमिनेंट्स, यानी कि पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, बचा हुआ रेमिनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस आर आल्सो परसिस्टेंट, वो बने रहते हैं, उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। तो जो न्यूक्लियस बचा हुआ होता है कुछ सीड्स में, उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। और इसका एग्जांपल क्या है, आपका ब्लैक पेपर, काली मिर्च आपकी, और बीट रूट आप खाते हो वो। अच्छा, बीट रूट मतलब वो मत समझना कि वो जो लाल लाल है वो न्यूक्लियस बचा है, उसकी सीड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया, ये टाइप्स बहुत सिंपल है, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, पेरिस्पर्म, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, कुछ नहीं है। फिर वो कह रहे हैं, फिर कॉमन सेंस की बातें कि भाई एडवांटेज क्या है, कि भाई जो आपकी सीड्स हैं उनका क्या एडवांटेज है, आप खुद ही सोचो। पहला उसमें लिखा है कि सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। वो ये कह रहे हैं कि देखो जो पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ये सब में पानी की जरूरत नहीं पड़ती, जो कि बाकी छोटे प्लांट्स को बहुत पड़ती है। तो इनको उतनी पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये इंडिपेंडेंट है बाकी की प्रोसेस। इसलिए जो सीड बनाना है ना, वो इन प्लांट्स के लिए ईजी है कंपेयर टू लोअर क्लास जो प्लांट है, ठीक है। उनके कंपेयर में इनका सीड बनाना ईजी है। सीड बनाना मोर डिपेंडेबल है, खुद आराम से सीड बना सकते हैं। तो मस्त चीज़ है यार कि इनका सीड बनाना ईजी है, और इसलिए ही एंजियोस्पर्म जो है वो धरती पर सबसे ज़्यादा है, कि मस्त अपना सीड बना लेते हैं, वाटर पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते, तो इनका काम सही चल रहा है। तो ये एक प्लस पॉइंट है सीड का। दूसरा क्या है, सीड्स हैव बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पोजल टू न्यू हैबिटेट। सीड्स जो हैं उनके पास बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजीज है कि वो यहाँ वहाँ जा सकते हैं। जैसे हम अभी पढ़ रहे थे कि डॉर्मेंसी, वो खुद में पानी कम कर लेता है, फिर पड़ा रहता है। कुछ सीड्स में पंख होते हैं, वो उड़ जाते हैं हवा में, ठीक है, मतलब खुद से नहीं, मतलब हवा में आके, ठीक है, इस वे में। तो वो कह रहे हैं कि उनके पास अडेप्टिव स्ट्रेटजी बहुत होती है। पानी में गिर गए हैं, कोकोनट बह जा रहा है, पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा, तो मस्त है, अडेप्टिव स्ट्रेटजीज उनकी अच्छी है, अपने आप को प्रोटेक्ट करे रहते हैं और बहते रहते हैं, यहाँ वहाँ चलते रहते हैं। तो बहुत सारी जगह पर आसानी से फैल जाते हैं, तो अडेप्टिव स्ट्रेटजीज इनकी मस्त है, प्रोटेक्शन है, वो सब चीज़ें। फिर वो कह रहे हैं सफिशिएंट फूड रिजर्व, अपना टिफिन बॉक्स लेके चलते हैं, है ना, कि भाई जहाँ मौका मिला हम खाना पी के हम अपना शुरू हो जाएंगे पिकनिक मनाने के लिए, हम अपने आप को बड़ा कर लेंगे। तो इनिशियली जो उनको बड़ा करने के लिए थोड़ा बहुत खाना है वो खुद लेके चलते हैं, या तो या तो कोटिलेडन्स में लेके चलेंगे, या फिर अगर मोनोकॉट होंगे तो एंडोस्पर्म अपना आधा लेके चलेंगे साथ में, एक कोटिलेडन के साथ, ठीक है। तो ये भी सही चीज़ है उनकी। फिर वो कह रहे हैं कि वही बात कि सफिशिएंट फूड रिजर्व होता है, एंड हार्ड सीड कोट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू यंग एम्ब्रियो। सीड कोट भी होती है, तो अपना यंग एम्ब्रियो जो है वो अपने आप को बचा के रखता है, ठीक है। और वो सब कोलियोराइजा, कोलिप्टाइल, वो सब पढ़ा था हमने लास्ट पार्ट में, तो ये अपने आप का इनका प्रोटेक्शन बड़ा सही है, ये भी मस्त चीज़ है। फिर वो कह रहे हैं कि दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है सीड में, तो नॉर्मल सी बात है कि नया वेरिएशन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो उनमें चेंजेस आने के चांसेस रहते हैं, बेटर अडेप्टेशन होगा, नई क्वालिटी का प्लांट पैदा हो सकता है, तो वो सब एक प्लस पॉइंट है। फिर एक और लिखा है सीड इज द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। ये इस पर आप थोड़ा ध्यान देना, एग्रीकल्चर में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक किसान हो, या मान लो किसान नहीं भी हो, तो इन जनरल खाना तो है ही हमें खाना, प्लांट तो हम सब खाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर है ना, उसमें बहुत दो चीज़ें सीड्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वो जो डिहाइड्रेशन कर रहा है, अपने आप का पानी कम करके, ठीक है, वो जो डॉर्मेंट हो जा रहा है, मतलब वो शांति से पड़ा हुआ है ना, ये बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास क्या होता है कि चांस होता है कि हमको जब क्रॉप लगाना है हम लगा सकते हैं। आपके पास सीड आया, आप उसको घर में रख सकते हो, फिर उसके बाद जब आपको लगाना है, जब आपकी सीटेबल कंडीशन है, जब आपकी औकात है, पैसा मैसा है, जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, उस टाइम पे आप वो सीड का यूज़ कर लोगे। अगर ऐसा होता है कि तुरंत सीड तुरंत ही लगाने पड़ते, तुरंत ही पेड़ पैदा हो, बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है, क्योंकि कभी फिर पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है,
बारिश नहीं हो रही होती है, जब भी जिस जगह की जैसी कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से आप सीड को रख सकते हो, उसको खा सकते हो, फूड रिजर्व की तरह रख सकते हो, नहीं तो तुरंत प्लांट पैदा होते रहते। तो ये सब चीज़ें होती है। सीड इज द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। जो डिहाइड्रेशन वो करता है, डोरमेंसी स्टेट में जाता है, वो बहुत ज़रूरी है अगर आप सीड को स्टोर करना चाहते हो, चाहे आपको नई फसल लगाना हो और चाहे आपको उसको ऐसे खाना हो। ठीक है, तो ये सारी कॉमन सेंस की बातें थी। अब थोड़ी सी कॉमन सेंस की बातें और है, उन्हें मैं और लिखता हूँ। बच्चों, ये है कुछ आखिरी पॉइंट हमारी सीड के बारे में, लास्ट कुछ कहानी बची है। देखिए, एक चीज़ है वायबिलिटी। ठीक है, वायबिलिटी आपकी सीड के बारे में दी गई है कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ सीड टू रिमेन अलाइव। मतलब ये है कि एक कोई बीज है वो कितने समय तक जिंदा रहेगा। आप खुद इमेजिन करो, आप गेहूं के बीज होते हैं, ये सब जो आप खाते हो, मैंगो थूक देते हो, ये कितने समय तक काम के रहेंगे, कितने समय तक ये अपने अंदर उस छुटकू बच्चे को, एम्ब्रियो को बचा के रहेंगे। ये सोचने वाली चीज़ है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे कब तक ये अलाइव रहेंगे और उनको जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो जर्मिनेट हो पाएंगे, कब तक वो रह सकते हैं। तो एनसीईआरटी में आपने लिखा है कि देखिए कुछ ऐसे हैं, बहुत कम ऐसे हैं जो महीनों में ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे तो बहुत कम है, लेकिन जनरली एक साल भर तो रहते हैं, साल 2-3 साल तक तो रहते हैं सीड्स। ठीक है, अब एक चीज़ लिखी है कि एक जो सीड है जिसके बारे में लिखा है कि वो ओल्डेस्ट जो रिकॉर्ड में है, लुपिनस आर्क्टिकस के बारे में दिया है। लुपिनस आर्क्टिकस, आर्क्टिकस मतलब आर्कटिक रीजन, जो आपके नॉर्थ साउथ, हाँ नॉर्थ पोल में रहते हैं। नॉर्थ पोल में जो आर्कटिक एरिया जो है, ठीक है, आर्कटिक तुंद्रा, वहाँ पे ये मिला था। तो ऐसा कहा जाता है कि ये 10,000 साल पहले, कार्बन डेटिंग करते हैं जब वो मिला था, तो 10,000 साल पुराना सीड है। और उसको जब इन लोगों ने पेड़ लगाया तो वो निकल के आ गया। वैसे इसके रिकॉर्ड को लेके थोड़े इशू होते हैं कि 10,000 साल या कितने साल, लेकिन हाँ अपनी एनसीईआरटी में तो है कि 10,000 साल पुराना सीड था और उससे पेड़ उग गया। आप समझ रहे हो, 10,000, आप समझ रहे हो कितनी पुरानी चीज़ है। फिर एक और दिया है जो एक रिसेंट प्रॉपर रिकॉर्ड दिया है, जो थोड़ा एग्जैक्ट रिकॉर्ड है, कि डेट पाम जो आपका खजूर का जो पेड़ होता है उसका नाम होता है फिनिक्स डेक्लीफेरा। ठीक है, वो 2,000 साल पुराना इन लोगों को सीड मिला था। किंग हेरोद नाम का एक राजा था, वो इजराइल, जो आपने डेड सी है इजराइल, उसके आसपास वो राजा हुआ करता था 2,000 साल पहले। तो वो सबके कुछ ढूंढ रहे होंगे, तो वहाँ पे उनको ये बीज मिले थे डेट के, और फिर इन लोगों ने लगाया तो फिर पेड़ हो गया। तो ये 2,000 साल वाला थोड़ा एग्जैक्ट रिकॉर्ड है। तो आप समझ रहे हो 2,000 साल मतलब एक राजा के सामने किसी ने उसको थूका होगा, हम थूक के भग जाते हैं, और फिर उससे पेड़ उसके बाद भी उग गया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वायबिलिटी बहुत समय तक रहती है, हज़ारों साल तक रह सकती है ये सब चीज़ें। ओके, अब यहाँ पे कुछ और उन लोगों ने तारीफ करके रखी है कि जो ऑर्किड जो आपका फ्रूट है उसके बहुत सारे छोटे छोटे सीड्स होते हैं, बहुत टाइनी सीड्स होते हैं, और यहाँ वहाँ ये हवा में भी उड़ जाते हैं। तो बहुत छोटे छोटे सीड्स होते हैं और इनसे अच्छा खासा पेड़ निकल होता है। तो बहुत सारे छोटे छोटे सीड्स आपको फ्रूट में मिल जाते हैं। ये वो ऑर्किड की तारीफ कर रहे हैं कि एक फ्रूट है उसमें बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ सीड रहते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर वो कह रहे हैं कि ऐसे ही पैरासाइटिक स्पीसीज है जिसमें है एक ओरोबेंचे एंड स्ट्रिगा। इन लोगों का क्या रहता है कि ये दूसरे प्लांट पे फीड करती हैं। ठीक है, तो ये भी अपने बहुत छोटे छोटे बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस करती हैं, बहुत छोटे छोटे सीड्स, ताकि कोई ना कोई सीड्स किसी प्लांट के आसपास आके गिर जाए और उनका हम खाना वाना नाइट्रोजन निकाल के खाते पीते रहें। ठीक है, तो ये वाले तो पैरासाइटिक स्पीसीज, ओरोबेंचे, स्ट्रिगा और ऑर्किड फ्रूट, ये बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ बहुत छोटे छोटे सीड्स अपने फ्रूट में प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो ये कहानी दी गई। फिर एक ये जो फाइकस का पेड़ है, आप इसमें इमेजिन करो, आपने पीपल का पेड़, बेनियन का ट्री देखा है, पीपल बेनियन का ट्री, वो उसका बहुत छोटा बीज होता है लेकिन इतना बड़ा पेड़ हो जाता है। आप समझ रहे हो, तो मतलब ऐसी कुछ होती है बायोलॉजी की, इतना छोटा सा बीज वो, तो उसकी तारीफ लोग करें। तो बेसिकली ये तारीफ कर रहे हैं सीड्स की अलग अलग वे में कि ऐसी सब क्वालिटीज दिखती है। फिर ये मैंने गंदे डायग्राम्स बनाए हैं आपके लिए, जो आपके 4 डायग्राम दिए गए हैं सीड के बारे में। आप थोड़ा सा रिवाइज करना, अगर आपने लास्ट में जो हमने पढ़ा था एंडोस्पर्म, वो सारी चीज़ अगर आपकी क्लियर है तो यहाँ पे आप वो देख पाओगे कॉटिलेडन्स वॉटिलेडन्स। ठीक है, तो 4 आपके डायग्राम दिए, बुक में दिए हैं, आप खोल लेना। एक तो ये दिया है, ये बीन का डायग्राम है, किडनी बीन्स का, तो इसमें 2 कॉटिलेडन्स दिए गए हैं, ये 2 कॉटिलेडन ये आपको समझ में आ रहा है। और फिर ना सीड के, आप बीन का नीचे सीड देखोगे ना तो आपको वहाँ पे ऐसे 2 स्ट्रक्चर दिखेंगे। एक बड़ा सा स्ट्रक्चर हाइलम याद है जिससे ओव्यूल जुड़ा हुआ करता था, उसका एक निशान रह जाता है, और माइक्रोपाइल वाला छोटा सा छेद दिखता है जहाँ से फिर वो पेड़ निकलेगा, जड़ निकलेगी, वो सब चीज़ें। तो एक ये बीन सीड का दिया गया है। फिर बीन सीड के नीचे जो डायग्राम दिया है वो अनियन का दिया है। तो अनियन एक मोनोकॉट प्लांट है, तो उसमें उन लोगों ने दिया है कि बाजू में ऐसा रहता है कि एंडोस्पर्म बचता है, जो खाना है मोनोकॉट है तो बहुत हाई चांस है कि एंडोस्पर्म बचा होगा। और फिर इन लोगों ने बना के रखा है कि हाँ ये रूट टिप होगी, वहाँ पे हाइपोकोटाइल रीजन होगा और एक कॉटिलेडन होगा उनका। ठीक है, तो एक ही कहानी है। फिर ये जो 3rd नंबर का डायग्राम दिया है, इन लोगों ने कैस्टर का दिया है, जो कि एक डाइकॉट प्लांट है। तो अब इसको आप ध्यान से देखना कि ये देखो आपका ये सीड की कोट है जो अभी हम देख रहे थे मूंगफली में, कि ऊपर की जो कोट है, फिर उसके अंदर यहाँ पे जो एक्सेप्शन है तो यहाँ पे एंडोस्पर्म बचा हुआ है। ठीक है, एंडोस्पर्म यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ तक भी कहानी ठीक है। फिर वो यहाँ पे देखना कि एक छोटा सा पॉइंट है, यहाँ से कॉटिलेडन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कॉटिलेडन्स जहाँ ये जो 2 कॉटिलेडन्स जुड़े हुए हैं, एक ये, तो कॉटिलेडन के जो नीचे वाला जो हिस्सा है वो हाइपोकोटाइल है। ठीक है, और हाइपोकोटाइल नीचे वाला, ये हाइपोकोटाइल है, नीचे वाला हिस्सा हाइपोकोटाइल, और नीचे सबसे कोने में सबसे नीचे रूट टिप रहेगी ना। और जहाँ से कॉटिलेडन जुड़े हैं उसके ऊपर वाला हिस्सा जो हमने लास्ट वाले में पढ़ा था वो शूट एपिकल मेरिस्टेम, मतलब वो प्लूम्यूल वाला जो एरिया है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉटिलेडन जुड़े हैं उसके नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला
वाला ऐसा, तो ये कैस्टर के डाइकोट का दिया है। और फिर एक मेज मोनोकॉट, मेज जो अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था उसका कुछ दिया गया है कि हाँ ये कॉलिप्टाइल रहता है, उसमें कॉल्यूराइजर रहता है, रेडिकल स्क्यूटेलम। तो ये कुछ ऐसे डायग्राम्स दिए गए हैं, बस मैंने बना दिए थे कि चलो आपको थोड़ा बहुत पता रहे, और बाकी बुक से देख लेना, आपको समझ में आ जाएंगे अगर आपने इसके पहले वाली बात अच्छे से समझी थी तो, लास्ट लेक्चर वाली। ठीक है, अब हमको फ्रूट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सीड हो गया, फ्रूट कैसा होता है ये पढ़ना पड़ेगा। हाय बच्चों, हमारा बोर्ड टूट चुका है। मैं जब ये लिख रहा था तो ये टूट चुका है, और पता नहीं अब ये कौन सी स्थिति में, मैं आपको कैसा दिख रहा हूँ मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने सोचा कि ये फ्रूट तो एटलीस्ट पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि मैं इसके बारे में लिख चुका था, तो इसे तो पढ़ के ख़त्म करते हैं ऐसी स्थिति में जैसा मैं आपको दिख रहा हूँ। पता नहीं मैं आपको कैसा दिख रहा हूँ। हेलो, तो हाँ, फ्रूट के बारे में हम पढ़ रहे थे कि बच्चों फल कैसा होता है। तो सीड हमने समझ लिया था। ठीक है, इसे समझते हैं कि सबसे पहले फ्रूट क्या है कि एज ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड्स द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। ठीक है, जब ओवरी, मतलब उस लाइन का मतलब ये है, आपकी बुक में ये लाइन है कि जब आपकी जो ओव्यूल है वो सीड बन रहा होता है, तभी जो ओवरी है वो फ्रूट बन रही होती है। ठीक है, साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ एक साथ चल रही होती हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर फ्रूट की डेफिनेशन मैंने लिखी है कि अ फ्रूट इज ए मैच्योर और राइपेंड ओवरी फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फ्रूट क्या है? एक मैच्योर ओवरी है, एक राइप्ड ओवरी है जिसको आप ठूस सकते हो, वो फ्रूट है। ठीक है, तो एक लाइन है कि जो ओवरी है वो आपकी फ्रूट बनेगी, सिंपल सी बात है। जो आपका ओव्यूल है वो आपका सीड बनेगा, ये भी अब तक तो आपको पता ही होगा, है ना। और वॉल ऑफ ओवरी, जो आपकी ओवरी की बाहर की वॉल है, ठीक है, वो बनेगी पेरिकार्प। वो वॉल ऑफ फ्रूट बनेगी, फ्रूट के ऊपर की जो वॉल होगी और उसे हम बोलेंगे पेरिकार्प। ठीक है, ये कहानी होगी। अब हमें ये समझना है कि जो फ्रूट है वो कितने टाइप का होता है। कोई तो आया है, पता नहीं कौन आया है मेरे घर पे। तो फ्रूट कितने टाइप के होते हैं? पहला फ्रूट है फॉल्स फ्रूट। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट क्या होता है कि इट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी अलॉन्ग विद द अदर फ्लोरल पार्ट्स। ठीक है, तो आपको याद है कि हम ऐसा कुछ बनाते थे, हाँ, मतलब आपकी ये ओवरी होती थी, है ना, और फिर उसके नीचे थैलेमस होता था। ठीक है, उसके कैलेक्स, कोरोला, ये सब होते थे। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि एक ऐसा फ्रूट जो ओवरी के साथ, ओवरी से तो बनता है लेकिन उसमें बाकी के पार्ट्स भी जुड़े होते हैं, साथ में रहते हैं, उसको हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट। और जनरली ऐसा होता है कि थैलेमस जुड़ा रहता है। ठीक है, जो जनरली जो अपना ट्रू फ्रूट रहता है उसमें वो सिर्फ ओवरी से बनता है, लेकिन जो फॉल्स फ्रूट है ना, वो ओवरी के साथ किसी ना किसी को अपने साथ में चिपकाए हुए होता है। ठीक है, या अपने साथ में रखे होता है, उसको हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट। और जनरली वो क्या होता है? आपका थैलेमस। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी अलॉन्ग विद द अदर फ्लोरल पार्ट्स, यूजुअली द थैलेमस। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या है? एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, दो बार स्ट्रॉबेरी, ओके सॉरी, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, है ना, उन्हें देख ले। और बच्चों इन्होंने ना आपका एक डायग्राम भी बना रखा है एप्पल का और स्ट्रॉबेरी का, नीचे बना रखा है कि जैसे एप्पल और स्ट्रॉबेरी नॉर्मल फ्रूट से कैसे अलग है। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। नॉर्मली आप फ्रूट खाते हो, आप मैंगो खाते हो या जो भी खाते हो, ठीक है, उसमें आप ऊपर से अंदर पल्प निकलता है, फ्रूट रहता है, नॉर्मल आपको लगता है। ठीक है, आप एप्पल को समझो कि एप्पल क्या है। ठीक है, तो जो अब क्या होता है कि फ्रूट में जनरली 3 लेयर होती है, पेरिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। तो अब जनरली क्या होता है कि पेरिकार्प हमने पढ़ा कि अपर वाली लेयर होती है, मान लीजिए छिलका हो गया। ठीक है, मेसोकार्प मतलब आप आम का मान लो, मेसोकार्प आप खा रहे हो। ठीक है, सिंपल। और अंदर वाली होगी एंडोकार्प। अब एप्पल के केस में क्या है कि एप्पल के केस में जनरली मैं आपसे कहूँगी जो आप सफ़ेद खाते हो वो क्या होता है? वो क्या होता है? तो हम कहेंगे यार ये ओवरी होती है, ओवरी हम खाते हैं, सफ़ेद है ना, उसके मेसोकार्प वाली लेयर खाते होंगे या पूरी ओवरी खाते होंगे, यही हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप वो सफ़ेद जो खाते हो ना, वो थैलेमस है, समझ रहे हो आप? एप्पल का वो थैलेमस है, और थैलेमस के बीच में ये जो आपकी जो बीज होते हैं ना, काले के आसपास जो है ना, वो ओवरी होती है, वो फ्रूट होता है। मतलब जो बीज के आसपास का हिस्सा है सिर्फ वो फ्रूट है, और जो हम एप्पल में ठूस जाते हैं वो थैलेमस होता है। ठीक है, तो एप्पल एक फॉल्स फ्रूट है। और वैसे ही स्ट्रॉबेरी में होता है। स्ट्रॉबेरी में आप जो लाल खा रहे होते हो चूस के, ठीक है, वो हमें लगता है कि वो फ्रूट है, आप कहोगे कि हाँ भाई वो हम ओवरी खा रहे हैं। नहीं, वो ओवरी नहीं है, वो भी थैलेमस है। और स्ट्रॉबेरी के बाहर जब छोटे छोटे लगे रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक्नी, स्पेलिंग एक्नी जो भी बोलते होंगे, ये छोटे छोटे लगे होते हैं ना, वो छोटे छोटे फ्रूट्स हैं। मतलब उसके जो स्ट्रॉबेरी है ना आपकी, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे फ्रूट्स लगे हुए हैं आसपास, छोटे छोटे जितने भी लगे हैं, और उसका भी हम थैलेमस ठूसते हैं, समझ रहे हो? तो ये कुछ अलग चीज़ें हैं कि भाई फॉल्स फ्रूट है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, ये इसके एग्जाम्पल है। स्ट्रॉबेरी मैंने 2 बार लिख लिया। ट्रू फ्रूट आपको पता है कि सिर्फ ओवरी से डेवलप होगा, जनरली हम खा रहे रहते हैं, जैसे कि गुआवा, ये जब बोर्ड गिरा था जब मेरे साथ, ये मिट गया है, गुआवा, वाटरमेलन, ये सब ट्रू फ्रूट्स आप खा रहे होते हैं कि सिर्फ ओवरी से बनता है, और जो ओवरी के साथ किसी और पार्ट से बनता है, स्पेशली थैलेमस, वो फॉल्स फ्रूट हो गया, सिंपल। अब बच्चों एक तीसरे टाइप का फ्रूट होता है जिसे हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक क्या होता है कि सम फ्रूट्स डेवलप्स विदाउट अंडरगोइंग फर्टिलाइजेशन, मतलब उनमें मेल फीमेल गैमेट का मिल नहीं हो रहा है, वो खुद ही फ्रूट बन जा रहे हैं, मतलब जो उनकी ओवरी है वो डेवलप हो जा रही है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? हम बात कर रहे हैं फ्रूट बनने की, हम उसके अंदर की सीड की बात नहीं कर रहे। मतलब जब आप पार्थिनोकार्पिक की बात कर रहे हो, आप फ्रूट की बात कर रहे हो, आप बीज की बात नहीं कर रहे हो।
तो जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट रहते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, मतलब उनमें क्या नहीं बनेगा, बीज नहीं बनेगा। तो पार्थिनोकार्पी जो बात है वो किसके बारे में है, किसके बारे में है, फ्रूट के बारे में, सीड के बारे में नहीं है। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कैसा है, ये ध्यान रखना है कि सम फ्रूट्स डेवलप्ड विदाउट अंडरगोइंग फर्टिलाइजेशन, उनको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। और ये जो प्रोसेस होते हैं इसे हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। और इसका एग्जाम्पल है बनाना, ठीक है। तो बनाना में आपको ना मेल वाले पार्ट की और वो फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है, भाई अपना बड़ा हो जाएगा और उसमें सीड भी नहीं होंगे, है ना, क्योंकि नहीं हुआ है, कुछ कांड वांड नहीं हुआ तो सीड भी नहीं है उसमें, ठीक है। अब एक चीज़ अगर बनाना में सीड नहीं है तो वो कैसे पैदा होगा। तो अगर कोई प्लांट है, अगर वो पूरे के पूरे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बनाता है तो वो प्लांट फिर पैदा कैसे होगा, वो प्लांट फिर पैदा होगा सीड से तो हो नहीं सकता, सीड तो बन नहीं रहे, तो वो प्लांट किसी और डाली वाली से पैदा होगा, है ना, उसकी स्टेम काट देंगे, लीफ से पैदा हो जाएगा, तो ऐसा रहता है। तो पार्थिनोकार्पिक अगर पूरा प्लांट पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बना रहा है तो फिर वो प्लांट को किसी और चीज़ से पैदा होना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्थिनोकार्पिक क्या के बारे में, फ्रूट के बारे में, फ्रूट के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात लिखिए बच्चों कि पार्थिनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अब जो पार्थिनोकार्पी है हम उसमें ग्रोथ हार्मोन डाल सकते हैं और उसे इंड्यूस कर सकते हैं। मतलब ये बनाना ऐसा चुटकू सा फूल था, हमने उस पर ग्रोथ हार्मोन डाल दिया, अब उसे किसी और चीज़ की जरूरत नहीं है, उसे लगा कि हाँ बढ़ने का टाइम आ गया, वो बड़ा हो गया, ठीक है। पार्थिनोकार्पी में कुछ ऐसे फ्रूट्स रहते हैं जिनमें पॉलिनेशन की जरूरत होती है, कुछ में पॉलिनेशन की जरूरत नहीं होती। तो आप ग्रोथ हार्मोन डाल दो, फटाफट बड़े हो जाएंगे, जल्दी से बड़े हो जाएंगे, मस्त लाइफ चल रही होती है। जनरली ऑक्सीजन और जिब्रेलिन्स जो हार्मोन्स हैं हम वो यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और बाकी ये डायग्राम मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। तो ये इतनी कहानी है अपनी फ्रूट्स के बारे में, अपन को समझनी है। अब मुझे नहीं पता कि मैं कैसा दिखाऊँ उसमें, तो जो पॉलीएम्ब्रियोनी है, अपोमिक्सिस है, वो हम अगले वीडियो में ही करते हैं। या तो ये बोर्ड फिक्स हो जाएगा और नहीं होगा तो ऐसे ही पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखता हूँ मैं, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।